नोबेल प्राइज ये सिर्फ एक मेडल नहीं है, ये इंसानियत की तरक्की की एक तरह से धड़कन है। हर साल ये उन आइडियाज़ पर रोशनी डालता है जो हमारी दुनिया को देखने का नज़रिया ही बदल देते हैं। और सोचिए, क्या हो अगर 2025 के ये पुरस्कार हमें असलियत को ही कंट्रोल करना सिखा रहे हों, हमारे अपने सेल्स से लेकर हमारे चारों ओर मौजूद चीज़ों तक। चलिए उस वैज्ञानिक क्रांति को समझते हैं जो बस शुरू ही होने वाली है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर कौन सी खोजें हैं जो हमारा आने वाला कल लिख रही हैं। इस साल के जो प्राइज़ है ना, वो हमें एक तरह का रोड मैप देते हैं। हम शुरुआत करेंगे हमारे अपने अंदर के ब्रह्मांड से, यानी हमारे शरीर से। फिर हम हकीकत की एकदम बुनियादी बनावट को समझने की कोशिश करेंगे और आखिर में हम ये देखेंगे कि कैसे हम आने वाली दुनिया को मॉलिक्यूल दर मॉलिक्यूल खुद बना रहे हैं। तो हमारी पहली मंजिल है वो साइंस जो हमसे सबसे ज्यादा जुड़ी हुई है, हमारे अंदर की दुनिया। इस साल का मेडिसिन का नोबेल प्राइज हमारे शरीर के उन गुमनाम शांति दूतों के नाम है जो हमें हमारे ही अंदर एक तरह के गृह युद्ध से बचाते हैं। और ये हैं वो 3 लोग, मैरी ई ब्रैंक, फ्रेड रैमस्टिल और शिमोन साकागुची। इन तीनों ने मिलकर उस एक पहेली को सुलझाया है जिसने दशकों से साइंस को उलझा रखा था। हमारा शरीर खुद पर ही हमला क्यों नहीं कर देता? इनका जवाब सिर्फ जबरदस्त नहीं है, बल्कि ये मॉडर्न मेडिसिन को एक नई दिशा दे रहा है। इनकी खोज का जो सार है ना, वो एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस। अगर आसान भाषा में कहें तो ये हमारे शरीर का वो स्विच है जो फ्रेंडली फायर होने से रोकता है। मतलब ये वो तरीका है जिससे हमारी अंदरूनी फौज को पता चलता है कि अरे रुको, ये तो अपनी ही सेल है। इस स्विच के बिना तो हमारा शरीर खुद को ही खत्म कर देगा। तो सवाल ये था कि आखिर ये स्विच है कहाँ? इसको ना एक बहुत ही होशियार सिक्योरिटी गार्ड की मुश्किल की तरह सोचिए। उसे एक तरफ तो इतना चौकन्ना रहना है कि वो वायरस या बैक्टीरिया जैसे किसी भी दुश्मन को खत्म कर दे, पर साथ ही उसे बिल्डिंग में रहने वाले हर इंसान को पहचानना भी है और उन्हें कुछ नहीं करना। जरा सी भी गलती हुई और पूरा सिस्टम ही ढह जाएगा। बस यही वो नाजुक बैलेंस था जिसे समझना बहुत जरूरी था। और बस यहीं पर इनकी खोज पूरी कहानी बदल देती है। इन्होंने हमारे इम्यून सिस्टम के डिप्लोमैट्स को खोज निकाला, एक खास तरह की सेल जिसे कहते हैं रेगुलेटरी टी सेल। ये सेल्स खुद नहीं लड़ती, नहीं, इनका काम है जो ज्यादा आक्रामक हमलावर सेल्स है ना, उनको शांत करना और कहना कि कूल डाउन, ये दोस्त है। यही वो वजह है कि हम हर वक्त खुद से ही नहीं लड़ते रहते। और इसका असर वो तो बस कमाल का है। सोचिए, कैंसर के इलाज में अब हम इन रेगुलेटरी टी सेल्स को ऑफ कर सकते हैं ताकि हमारा इम्यून सिस्टम पूरी ताकत से ट्यूमर पर हमला कर सके। टाइप 1 डायबिटीज जैसी बीमारियों में हम इन्हें ऑन कर सकते हैं ताकि शरीर के अपने ही अंगों पर हमला रुक जाए। और ऑर्गन ट्रांसप्लांट में हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि शरीर एक नए अंग को दुश्मन ना समझे बल्कि अपना ले। ये सिर्फ एक खोज नहीं है, ये मेडिसिन की दुनिया के लिए औजारों का एक बिल्कुल नया सेट है। चलिए अब शरीर के अंदर की दुनिया से बाहर निकलते हैं और ब्रह्मांड की एकदम बुनियादी बनावट की ओर बढ़ते हैं। फिजिक्स का नोबेल प्राइज हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के सारे नियम टूट जाते हैं। क्वांटम की दुनिया। मिलिए जॉन क्लॉजर, मिशेल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनेस से। इन तीनों ने फिजिक्स की एक बहुत ही पुरानी और गहरी मान्यता को चुनौती दी। वो ये कि क्वांटम की अजीब दुनिया हमेशा के लिए सिर्फ बहुत छोटी अदृश्य चीजों तक ही सीमित है। देखिए, पहले हम क्या मानते थे और अब क्या पता चला है। फिजिक्स हमें यही सिखाती आई थी कि क्वांटम की जो अजीब बातें हैं ना, जैसे एक ही एटम का एक ही वक्त पर 2 जगह होना, ये सब सिर्फ सब एटॉमिक लेवल पर ही होता है। लेकिन इन वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया कि ये अजीबपन बड़े मैक्रोस्कोपिक लेवल पर भी हो सकता है। इन्होंने दिखाया कि एक चीज जो इतनी बड़ी हो कि हम उसे देख सकें और जो अरबों एटम से बनी हो, वो भी इन्हीं अजीब नियमों को मान सकती है। ये कुछ ऐसा है जैसे हमें पता चले कि एक पूरी की पूरी बिल्डिंग एक भूत की तरह बर्ताव कर सकती है। और इसी के साथ जन्म होता है एक बिल्कुल नए फील्ड का, मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिक्स। अब ये कोई थ्योरी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि हमारी दुनिया और क्वांटम दुनिया के बीच जो लकीर हम खींचते थे वो असल में बहुत धुंधली है। जो कल तक साइंस फिक्शन था वो सच में आने वाले कल की इंजीनियरिंग है। तो आखिर ये इतना ज़रूरी क्यों है?
वो इसलिए क्योंकि अगर हम ऐसे क्वांटम सिस्टम्स बना सकते हैं जिन्हें हम देख सकें, तो हम उन्हें कंट्रोल भी कर सकते हैं। और यही तो आधार है क्वांटम कंप्यूटर्स का, जो ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो आज नामुमकिन लगती हैं। यही आधार है ऐसी क्रिप्टोग्राफी का जिसे तोड़ना फिजिकली ही नामुमकिन हो। और ये उन सेंसर्स का बेस है जो यूनिवर्स के सबसे हल्के सिग्नल को भी पकड़ सकते हैं। हम बस पुरानी टेक्नोलॉजी को बेहतर नहीं बना रहे, हम एक बिल्कुल नई तरह की टेक्नोलॉजी को जन्म दे रहे हैं। अच्छा, तो क्वांटम की उस अजीब दुनिया से अब हम वापस ठोस जमीन पर आते हैं। केमिस्ट्री का नोबेल हमें दिखाता है कि कभी-कभी दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए, जैसे क्लाइमेट चेंज या पानी की कमी, हमें सबसे छोटे लेवल पर सोचना पड़ता है, मॉलिक्यूलर लेवल पर। सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमर यागी, इन तीनों केमिस्ट्स ने किसी चीज की खोज नहीं की है, इन्होंने एक चीज का आविष्कार किया है। इन्होंने एक बिल्कुल नए तरह का मटेरियल बनाया है जिसमें लगभग जादुई ताकतें हैं और ये हमारी दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है। इस मटेरियल को कहते हैं मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स, या शॉर्ट में MOFs। इसको ऐसे समझिए जैसे मॉलिक्यूलर लेवल पे लेगो ब्लॉक्स हों। मेटल आयंस को कनेक्टर की तरह और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ब्लॉक्स की तरह इस्तेमाल करके इन्होंने ऐसी क्रिस्टल संरचनाएं बनाई जिनमें छोटे छोटे बहुत सारे छेद हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक हाई-टेक मॉलिक्यूलर स्पंज। पर ये एक ऐसा स्पंज है जिसे हम प्रोग्राम कर सकते हैं कि वो सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल्स को पकड़े जिनकी हमें जरूरत है। लेकिन ये सिर्फ एक चालाक मटेरियल नहीं है, ये तो इंसानियत की कुछ सबसे बड़ी मुश्किलों के लिए एक स्विस आर्मी नाइफ जैसा है। चलिए इसके कुछ कमाल के टूल्स पर एक नज़र डालते हैं। पहला टूल, क्लाइमेट चेंज से निपटना। कुछ खास तरह के MOFs को CO2 के लिए इतना चिपचिपा बनाया गया है कि वे विशाल फिल्टर की तरह काम कर सकते हैं, जो सीधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को खींचकर हमारे वायुमंडल को साफ करते हैं। दूसरा, पानी की कमी। जरा सोचिए, एक ऐसी मशीन जो रेगिस्तान की सूखी हवा से नमी खींचकर उसे पीने लायक पानी में बदल दें। MOFs बिल्कुल यही कर सकते हैं। वे एक सुपर पावरफुल डीह्यूमिडिफायर की तरह काम करते हैं, जो बहुत कम नमी वाली हवा से भी पानी निकाल सकते हैं। तीसरा, इंडस्ट्रियल सेफ्टी। देखिए, इंडस्ट्री में कई ज़रूरी गैसें, जैसे हाइड्रोजन, को हाई प्रेशर पर स्टोर करना बहुत खतरनाक होता है। MOFs एक तरह के हाई डेंसिटी गैस टैंक की तरह काम करते हैं, जो गैस को अपने छेदों में बहुत ही कम और सुरक्षित प्रेशर पर स्टोर करते हैं, जिससे धमाके का खतरा बहुत कम हो जाता है। और आखिर में हमारे पर्यावरण की सफाई। MOFs को इस तरह डिज़ाइन किया जा सकता है कि वे हमारे पानी में घुले खास प्रदूषकों को पकड़ लें, जैसे खतरनाक PFS केमिकल्स या दवाइयों के अंश। एक तरह से ये हमारे इकोसिस्टम को ठीक करने के लिए एक सुपर प्रिसाइज वाटर फिल्टर हैं। तो हमने कहाँ से शुरू किया था? हमारे सेल्स के अंदर के शांति दूतों से। फिर हम क्वांटम रियलिटी के अजीब डांस तक गए और आखिर में हमने अणु दर अणु डिजाइन किए गए मटेरियल्स को देखा। ये सब मिलकर हमें उस भविष्य के बारे में क्या बताते हैं जिसे हम बना रहे हैं? ये सब एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर आकर रुकता है। हमारी कोशिकाओं से लेकर क्वांटम स्टेट्स तक और हमारी ज़रूरत के हिसाब से बनाए गए मॉलिक्यूल्स तक, हम असलियत के बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स को कंट्रोल करना सीख रहे हैं। अब हम सिर्फ कुदरत के तमाशाई नहीं है, हम उसके आर्किटेक्ट बन रहे हैं। 2025 के ये नोबेल पुरस्कार एक बहुत बड़े मोड़ का इशारा है। इन्होंने हमें बायोलॉजी को कंट्रोल करने, रियलिटी को बदलने और अपनी मर्जी से पदार्थ बनाने के औजार दिए हैं। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अब जब हम ये सब कर सकते हैं तो हम क्या करना चुनेंगे? अगली चुनौती विज्ञान की नहीं, हमारी कल्पना की है। तो पदार्थ, जीवन और ब्रह्मांड की हमारी समझ को बदलने के बाद मानवता का ध्यान अब अपनी ओर मुड़ता है, भीतर की ओर, अर्थ के उस गहरे परिदृश्य की तरफ, न्याय की उस जटिल संरचना की तरफ और प्रगति की उस कभी न खत्म होने वाली खोज की तरफ। और इस भीतरी सफर में हमारा पहला पड़ाव है कला की दुनिया, साहित्य के नोबेल पुरस्कार के साथ। यह एक ऐसे क्षेत्र का सम्मान है जो अक्सर शोरगुल और उलझनों से भरी इस दुनिया में हमारे लिए एक आखिरी शरण, एक अंतिम पनाहगाह के तौर पर खड़ा होता है। इस साल ये सम्मान हंगरी के लेखक लाज़लो क्रास्नाहॉरकाई को दिया गया है। नोबेल समिति के शब्द उनके काम के गहरे सार को पकड़ते हैं, उनकी शक्तिशाली और दूरदर्शी रचनाओं के लिए जो प्रलयकारी भय के बीच भी कला की शक्ति की दोबारा पुष्टि करती हैं।
ये सिर्फ बेहतरीन लेखन का सम्मान नहीं है, नहीं, ये निराशा के सामने कल्पना की जीत का उत्सव है। कृष्णा होरकाई की दुनिया को अगर समझना है तो हमें उनकी दार्शनिक जड़ों को छूना होगा। उनके लेखन के दिल में अस्तित्ववादी भय की एक बहुत गहरी भावना है। ये कोई मामूली डर नहीं है, ये वो गहरी ठंडी सी बेचैनी है जो तब उठती है जब हमें ये एहसास होता है कि हम इस विशाल उदासीन ब्रह्मांड में अकेले हैं और हमें अपने जीवन का अर्थ खुद ही गढ़ना है, खुद बनाना है। उनके किरदार इसी एहसास से लगातार जूझते हैं। वो एक ऐसी दुनिया में फंसे हैं जहां पुराने सारे मतलब खो चुके हैं और कोई नया मतलब दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। उनकी कहानियां आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जो अजीब है, टूटी हुई लगती है, जहां नियम समझ से परे हैं। ये मध्य यूरोपीय परंपरा की विरासत है, काफ्का की तरह, जहां हमें व्यवस्था का बेतुकापन और निराशा दिखाई देती है। लेकिन कृष्णा होरकाई इसे और भी आगे ले जाते हैं। वो आधुनिक सभ्यता के पतन का एक पूरा चित्र खींचते हैं। हालांकि उनकी बाद की रचनाओं में एक शांतिपूर्ण, एक ध्यानपूर्ण अनुभव होता है, जैसे कि वो पूर्वी दर्शन से प्रेरणा लेकर किसी गहरे ठहराव की तलाश में हों। और उनकी सबसे अनोखी बात, उनके लंबे घुमावदार वाक्य। ये वाक्य महज एक स्टाइल नहीं है, ये पाठक को एक धीमी, तनावपूर्ण और लगभग सम्मोहित कर देने वाली यात्रा पर ले जाते हैं, जो उनके किरदारों के अंतहीन इंतजार और धीमी गति से हो रहे क्षय को महसूस कराती है। तो आखिर उनकी ये जटिल कहानियां हमें बताती क्या हैं? चलिए उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के जरिए सामाजिक क्षय और अर्थ की इस गहरी खोज को और करीब से समझते हैं। उनके साहित्यिक ब्रह्मांड के ये 4 स्तंभ हैं। पहला, साइतान टांगो। ये कहानी साम्यवाद के पतन के बाद हंगरी के एक वीरान, कीचड़ भरे गांव की है, जहां कुछ बचे हुए लोग एक झूठे मसीहा के आने का इंतजार कर रहे हैं। ये पूरी तरह से नैतिक और सामाजिक पतन के बाद अर्थ की एक विनाशकारी खोज को दिखाती है। फिर आता है द मेलानिकली ऑफ रेजिस्टेंस। ये संस्थागत शक्ति और सामाजिक व्यवस्था की नाकामियों पर एक बहुत ही तीखा व्यंग है। इसमें एक रहस्यमयी सर्कस और एक विशाल वेल का शव एक शहर को अराजकता में ढकेल देता है, जो दिखाता है कि हमारी व्यवस्था की परतें कितनी नाजुक हैं। इसके बाद वॉर एंड वॉर है, जो इंसानी हिंसा के कभी ना खत्म होने वाले चक्र और यादों के टूटने पर एक गहरा भूतिया चिंतन है। इसका नायक ये मानता है कि एक भूली हुई पांडुलिपि ही मानवता को बचा सकती है। और अंत में से वो बो देयर बिलो, ये कला, आध्यात्मिकता और जिंदा रहने की जद्दोजहद के बीच के पवित्र रिश्ते की एक दार्शनिक खोज है। ये किताब हमें दिखाती है कि कैसे कला का निर्माण अपने आप में एक आध्यात्मिक काम है, जो विनाश के बीच भी पवित्रता को बनाए रखता है। कला चेतना को जिंदा रखती है और चेतना आज़ादी की मांग करती है। यह हमें सोचने और महसूस करने के लिए आज़ाद करती है, और ये आज़ादी सिर्फ हमारे मन के अंदर नहीं रहती, ये हमें अपने आसपास की दुनिया में भी आज़ादी की तलाश करने के लिए उकसाती है। कला की भीतरी आज़ादी हमें इंसानी गरिमा और राजनीतिक स्वतंत्रता के बाहरी संघर्ष की ओर ले जाती है, और यहीं से हमारा सफ़र हमें शांति के नोबेल पुरस्कार की ओर ले जाता है। ये पुरस्कार राजनीतिक स्वतंत्रता और न्याय के लिए असल दुनिया में चल रहे संघर्ष को मान्यता देता है। इस साल का शांति पुरस्कार हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछने पर मजबूर करता है कि जब तानाशाही सामने खड़ी हो तो सत्ता की असली ताकत, उसकी असल वैधता आखिर होती कहाँ है? क्या ये शासन के जोर जबरदस्ती में है, या फिर लोगों की नैतिक इच्छा में? यह पुरस्कार वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है, जिनका जीवन और संघर्ष इस सवाल का एक बहुत शक्तिशाली जवाब देता है। उनके शांतिपूर्ण प्रतिरोध का रास्ता दृढ़ता और असाधारण नैतिक साहस का एक जीता जागता उदाहरण है। 2024 के चुनावों में वो विपक्ष की भारी मतों से चुनी हुई राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के रूप में उभरी, लेकिन मौजूदा शासन ने उनकी उम्मीदवारी पर अवैध रूप से रोक लगा दी। इस दमन के जवाब में उन्होंने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से कहीं ऊपर उठकर एकता का प्रदर्शन किया। उन्होंने एकीकृत विपक्षी उम्मीदवार एडमेंडो गोंजालेज उरुथिया को अपना पूरा समर्थन दिया, और उनके नेतृत्व में एक अभूतपूर्व नागरिक आंदोलन खड़ा हुआ, जो पूरी तरह से शांतिपूर्ण और पारदर्शिता पर केंद्रित था। उनका आंदोलन अहिंसक प्रतिरोध के दर्शन का एक आधुनिक पाठ है। यह दिखाता है कि कैसे पारदर्शिता को एक हथियार और नागरिकों की एकता को एक ढाल में बदला जा सकता है। उन्होंने सालों से तानाशाही से लोकतंत्र की ओर एक शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन के लिए संघर्ष किया है, और उनका ये प्रयास दुनिया भर के उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो स्वतंत्रता और न्याय के लिए लड़ रहे हैं। एक लोकतांत्रिक समाज आज़ादी की जमीन तो तैयार कर देता है,
लेकिन उस जमीन पर लगातार तरक्की की फसल उगाने के लिए एक इंजन की जरूरत होती है। ये हमें उस आर्थिक प्रणाली की ओर ले जाता है जो एक समाज को समृद्ध और विकसित होने का मौका देती है। और अब हम आर्थिक विज्ञान के पुरस्कार पर आते हैं। ये पुरस्कार उन गहरी ढांचागत शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करता है जो किसी भी देश की लंबी अवधि की समृद्धि को चलाती हैं। इस वर्ष ये सम्मान जोएल मोकेर, फिलिप एघियन और पीटर हॉविट को प्रदान किया गया है। इन अर्थशास्त्रियों के काम का जो केंद्रीय विचार है वो है नवाचार, यानी इनोवेशन। आर्थिक संदर्भ में नवाचार सिर्फ एक नई चीज बनाना नहीं है, नहीं, ये उन नए विचारों और तकनीकों को इस तरह से लागू करना है जो हमारे काम करने की, जीने की पूरी व्यवस्था को ही जड़ से बदल दे। सोचिए, स्मार्टफोन ने सिर्फ फोन को नहीं बदला, उसने संगीत, फोटोग्राफी, बैंकिंग और हमारे सामाजिक जीवन तक को हमेशा के लिए बदल दिया। ये है नवाचार। उनकी सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है रचनात्मक विनाश या क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। ये एक ऐसा विचार है जो बताता है कि तरक्की एक दर्दनाक लेकिन जरूरी प्रक्रिया है। जब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सेवाएं आईं तो उन्होंने वीडियो रेंटल स्टोर के पूरे उद्योग को खत्म कर दिया। ये विनाश था, लेकिन इसने मनोरंजन उद्योग को कहीं ज्यादा सुलभ और सस्ता बना दिया। ये रचना थी। यही है रचनात्मक विनाश। ये सामाजिक उथल-पुथल पैदा कर सकता है, लेकिन आखिर में ये उच्च उत्पादकता और बेहतर जीवन स्तर की ओर ले जाता है। इन विजेताओं के अनुसार लगातार विकास के लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं। पहली, वैज्ञानिक सोच और तर्क की नींव। दूसरी, समाज का नए विचारों के प्रति खुलापन, एक ऐसी संस्कृति जो प्रयोग को बढ़ावा दे। तीसरी, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का संरक्षण, ताकि बड़ी कंपनियां नए विचारों को दबा न सकें। चौथी, रचनात्मक विनाश की निरंतर प्रक्रिया को स्वीकार करना। और अंत में, हर कीमत पर ठहराव से बचना, क्योंकि आर्थिक ठहराव अंत में सामाजिक और राजनीतिक पतन की ओर ले जाता है। तो अब हम इन सभी विचारों को एक साथ लाते हैं। कल्पना, साहस और नवाचार। ये एक सभ्यतागत संश्लेषण है जो दिखाता है कि मानव प्रगति के अलग अलग पहलू असल में एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। कला और साहित्य हमें कल्पना देते हैं, वे हमें अर्थ देते हैं, उद्देश्य की भावना और वो चेतना जो सभी मानवीय प्रयासों को प्रेरित करती है। शांति और लोकतंत्र के लिए संघर्ष हमें साहस प्रदान करता है। यह गरिमा और आत्मनिर्णय की मानवीय आवश्यकता को पूरा करता है, एक ऐसा आधार बनाता है जिस पर व्यक्ति और समाज फल फूल सकते हैं। और अंत में आर्थिक विज्ञान हमें नवाचार का मार्ग दिखाता है। ये सिर्फ धन बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये वो इंजन है जो समाज को आगे बढ़ने के लिए भौतिक प्रगति प्रदान करता है। तो अंत में हम ये समझते हैं कि मानव सभ्यता सिर्फ वैज्ञानिक खोजों से ही आगे नहीं बढ़ती, बल्कि कल्पना, साहस और नवाचार, जब ये तीनों धाराएं एक साथ मिलती हैं, तब प्रगति का महासागर बनता है।